प्रीति आज बहुत खुश थी। आखिरकार इतने सालों बाद उसके घर में खुशी जो आई थी। प्रीति को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सास सुमन को बताती है। माँ जी, आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हो। क्या बहू, तू सच कह रही है? तू नहीं जानती, तूने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तू आराम से बैठ जा, आज से तू कोई काम नहीं करेगी। माँ जी, मुझे पता था आपकी खुशखबरी सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्या डॉक्टर के पास? पर वहाँ क्यों जाना है? ये आजकल के डॉक्टरों को कुछ नहीं आता। और वैसे भी हमारे समय पर कौन सा डॉक्टर हुआ करते थे? फिर भी बच्चे आज के बच्चों से ज्यादा तंदुरुस्त पैदा होते थे उस समय। माँ जी, ये मेरा पहला बच्चा है और मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहती। और अनुज ने भी मुझे फोन करके डांटा है कि मैं कल के कल डॉक्टर से मिल के आऊँ। अरे बहू, मुझे तो इन डॉक्टरों पर भरोसा नहीं होता। थोड़ी सी कमी होती नहीं है कि कह देते हैं ऑपरेशन होगा। कई बार तो सही सलामत बच्चा भी मरा पैदा हो जाता है। ये डॉक्टर जरूर कुछ धांधली करते हैं। पर अब तू इतना कह रही है तो ठीक है, चले जाएंगे कल डॉक्टर के पास। सुमन डॉक्टरों से ज्यादा तांत्रिक और तंत्र विद्या में विश्वास रखती थी। बस यही वजह थी कि सुमन प्रीति को हॉस्पिटल जाने से रोक रही थी। पर प्रीति भी जिद करके हॉस्पिटल जाने की ठान लेती है। अब अगले दिन प्रीति अपनी सास को हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। पर तभी अनुज प्रीति से कहता है, प्रीति, माँ को रहने दो, मैं हूँ ना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। पर आप कैसे चलेंगे मेरे साथ हॉस्पिटल? आपको ऑफिस भी तो जाना है और वैसे भी माँ जी तो है ही ना। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि माँ हॉस्पिटल नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ वैसे भी माँ को नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ है, मैं लेकर चलता हूँ। और वैसे भी मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बहू, अनुज बिल्कुल सही कह रहा है। जब अनुज तेरे साथ है तो फिर मैं क्या करने के लिए आऊंगी? तुम दोनों हॉस्पिटल से जाओ, मैं घर पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन को सब एक तांत्रिक के नाम से जानते थे, पर इस बारे में प्रीति को कुछ नहीं पता था। और कहीं न कहीं अनुज को भी यही लगता था कि उसकी माँ कोई तांत्रिक है जो जादू टोटका करना जानती है। बस यही वजह थी कि अनुज अपनी माँ को अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल नहीं जाने देता और खुद उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद प्रीति अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है और तभी वो अनुज से सवाल करती है। अनुज, मैंने देखा तुम ज्यादातर माँ जी से नाराज रहते हो। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से तुम माँ जी से इतना रूडली बात करते हो? तुम जानकर क्या करोगे? और वैसे भी सब ठीक है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। अब प्रीति दोबारा अनुज से कुछ पूछती है कि उससे पहले उसका नंबर आ जाता। अब प्रीति डॉक्टर से चेकअप करवा कर घर आ जाती है। घर जाते ही अनुज अपनी माँ से कहता है, प्रीति बहुत कमजोर है और हमारा होने वाला बच्चा भी डॉक्टर ने प्रीति को आराम करने के लिए कहा है, तो प्लीज आप प्रीति को परेशान मत करना। अनुज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। बहू, तू अनुज की बात का बुरा मत मान। वो मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। तू जाकर आराम कर ले और जैसा जैसा तेरे को डॉक्टर ने बोला है तू वैसा वैसा ही करना। हाँ, सब कुछ सही चल रहा था। सुमन भी अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, तो वहीं अनुज भी अपने होने वाले बच्चे और बीवी का अच्छे से ख्याल रख रहा था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात सुमन अपने कमरे में बैठकर कुछ पूजा पाठ करने लगती है। अपनी सास के कमरे से निकलता हुआ धुआं देखकर प्रीति डर जाती है और वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास तांत्रिक वाले कपड़े पहनकर कुछ पूजा पाठ कर रही है। माँ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है मैं कितना डर गई थी और आपने ये तांत्रिक जैसे कपड़े क्यों पहने हुए? बहू, सही समय पर आई है तू। बिल्कुल, मैंने सोचा ही था पूजा खत्म होने के बाद तुझे पानी पिला दूंगी, पर अब जब तू खुद ही चलकर आ गई है तो हवन में बैठ जा। मैं तेरे और तेरे बच्चे के लिए ही पूजा कर रही हूँ। पर कैसी पूजा माँ जी? यहाँ नींबू, सिंदूर, डरावनी हड्डियाँ रखी है, ये सब तो मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था। अरे प्रीति बहू, तू डर मत। तेरी सास कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी तांत्रिक नहीं है। अरे अपने पूजा पाठ से मैं हर किसी का भविष्य बता देती हूँ, और तू तो मेरे घर की है, मुझे अपने घर का भी तो भविष्य देखना होगा ना।
ये पूजा मैंने खास तेरे बच्चे के लिए की है, ताकि मुझे पता चल सके कि तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। माँ जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं करना। और शायद यही वजह थी, इसीलिए अनुज जी आपसे इतने नाराज रहते। मैं अभी जा रही हूँ अनुज जी के पास उन्हें सब बताने। बहू, अनुज को कुछ मत बताना। अगर तूने उसे बताया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। बड़ी मुश्किलों से वो मेरे पास आया है। उसे तो लगता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, पर अगर तू उसे सच बता देगी तो एक बार वो फिर मुझसे दूर चला जाएगा। सुमन प्रीति को रोकने की काफी कोशिश करती है, पर प्रीति नहीं मानती और अनुज के पास सारा सच बताने के लिए चली जाती है। अब सुमन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी तंत्र विद्या से अपनी बहू को गूंगा कर देती है, जिसके बाद प्रीति अपने पति को कुछ नहीं बता पाती। और प्रीति की ऐसी हालत देखकर अनुज सब समझ जाता है कि ये सब उसकी माँ का किया है। माँ अब नहीं सुधरोगी ना? सच सच बताना, आपने मेरी प्रीति के साथ क्या किया है? ये तो क्या बोल रहा है अनुज? भला मैं क्यों बहू के साथ कुछ करूंगी? मैंने तो तेरे कहने पर तांत्रिक पूजा करना भी छोड़ दिया। माँ ज्यादा भोली मत बनो, मैं आपकी हरकतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं प्रीति को कल डॉक्टर से दिखाने ले गया था। डॉक्टर ने बताया कि प्रीति और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और फिर भी अगर प्रीति मुझसे कुछ नहीं बोल पा रही है तो इसके पीछे जरूर आपका ही हाथ है। आपको क्या लगा, आप प्रीति को गूंगा कर दोगी तो वो मुझे आपका सच नहीं बता पाएगी? भूलिए मत, प्रीति पढ़ी लिखी है। उसने मुझे खुद लिखकर बताया है कि आपने उसके साथ क्या किया। हाँ, मैंने बहू के ऊपर जादू टोना और टोटका किया है, पर ये सब कुछ मैंने उसकी भलाई के लिए ही तो किया है। अरे उसके पेट में हमारे घर का अंश पल रहा है, वो एक लड़का है या नहीं? मैं तो बस यही जानना चाहती थी, जो कि मुझे अब पता चल चुका है। मुझे पता चल चुका है कि मेरी बहू लड़का जन्म देने वाली है, तो फिर मैं उसके साथ कुछ बुरा क्यों करूँगी? हाँ माँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी प्रीति को ठीक कर दो। अगर उसे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अनुज अपनी माँ को धमकी देकर प्रीति को अपने साथ लेकर कहीं दूर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और सुमन को पता चलता है कि उसकी बहू ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसके बाद सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद अपने बेटे बहू के पास जाकर उनसे अपनी इस गलती की माफी मांगती है। बहू, अनुज बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर इस बार मैं सच कह रही हूँ, अगर मैंने कभी भी अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया तो तुम दोनों मुझे मार देना या पुलिस के हवाले कर देना। पर अब मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती, प्लीज मेरे साथ घर चलो। सुमन अपने बेटे बहू से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, पर अनुज अपनी माँ को माफ नहीं करता और वो अपनी तांत्रिक माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और शहर से काफी दूर चला जाता है। जिसके बाद फिर कभी सुमन अपने बेटे बहू और अपनी नन्ही सी पोती का मुंह नहीं देख पाती। बहुत गरीब परिवार का लड़का था, जिसके माता पिता भी काफी बीमार थे। अमित एक अमीर घराने की लड़की जिसका नाम रिंकी होता है, वह उसे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन अमित रिंकी से बोलता है, रिंकी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर हर्ज ही क्या है? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अमित, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम तो जानते ही हो ना कि तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ। मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। तुम एक बार अपने घर वालों से बात करके तो देखो। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता की तरह मानूंगा, उनकी हर एक बात मानूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो आज ही घर पर जाकर मैं अपने माता पिता से हमारी शादी की बात करूंगी। इतना बोलकर रिंकी वहाँ से चली जाती है और रात को अमित को फोन करके उससे बोलती है, अमित, मैंने मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात की। उन्होंने कल तुम्हें घर पर बुलाया है। वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए कल तुम सुबह टाइम से घर आ जाना। पापा ने कल 10 बजे तुम्हें घर बुलाया है। ठीक है रिंकी, मैं कल सुबह 10 बजे टाइम से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, गुड नाइट। अमित फोन रखकर सो जाता है और अगले दिन वे ठीक 10 बजे रिंकी के घर पहुंच जाता है, जहां वे रिंकी के पिता नितिन से मिलता है और रिंकी के पापा नितिन अमित से बोलते हैं, रिंकी हमारी इकलौती बेटी है, उसे हमने बड़े ही नाजों से पाला है। उसके पास ऐशो आराम की कमी नहीं।
उसने मुझे बताया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए क्या कर सकते हो? अंकल, आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए घर जमाई बन सकते हो? ये सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद नितिन अमित से बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर तुम मुझे अपना जवाब दे देना। अगर तुम घर जमाई बनकर रहना चाहोगे तो ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, वरना मैं उसके लिए हमसे भी बड़े घर का रिश्ता ढूंढ लूंगा, या तो फिर कोई घर जमाई हो जो हमारे साथ रह सके और मेरी बेटी का ख्याल मेरे सामने रख सके। नितिन की बात सुनकर अमित वहाँ से चला जाता है और इस बारे में बहुत सोचता भी है। लेकिन इसी बीच अमित के माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पैसे न होने की वजह से उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अमित के माता पिता के बाद अमित की जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वह घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब बहुत जल्द अमित और रिंकी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अमित घर जमाई बनकर रहता है, पर रिंकी के माता पिता उसे अपने घर में एक नौकर की हैसियत से देखते हैं। ऐसे ही एक दिन अमित सो रहा होता है, तभी नितिन अमित के कमरे में जाकर उसे बोलता है, लगता है इस घर के दामाद बनने के बाद तुम अपनी सारी बातें भूल गए हो दामाद जी। अपने ससुर की आवाज सुनकर अमित जल्दी से उठता है और अपने ससुर से बोलता है, नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल ऑफिस के काम की वजह से मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, इसलिए मेरी सुबह आंख नहीं खुल पाई। चलो कोई बात नहीं दामाद जी, अब तो तुम्हारी आंख खुल गई है ना। वैसे मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है और मुझे शहर से बाहर जाना है। अगर तुम मुझे शहर के बाहर छोड़कर उसके बाद ऑफिस जाकर ऑफिस का काम कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने ससुर की बात सुनकर अमित को एक पल के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपने ससुर की बात मान जाता है। जिसके बाद अमित का ससुर उसे एक ड्राइवर की तरह ट्रीट करता है। ये देख अंदर ही अंदर अमित टूटने लगता है। जिसके बाद वह सारा काम करके घर आता है और जब वह घर आता है तो उसकी सास उससे बोलती है, अरे दामाद जी आ गए आप। मैं और रिंकी कब से आपका इंतजार कर रहे थे और देखो ना, आपको हमारे घर में रहे कितना समय हो चुका है। आप हमारे ही घर का खाते हैं, हमारे ही घर की सारी चीजें यूज करते हैं, हमारे ही टुकड़े पे पल रहे हैं आप, लेकिन आज तक आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए आज आप हमारे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं और रिंकी आपकी चाय का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से बना दीजिएगा। पर सासू माँ, घर में और भी नौकर हैं, आप उनसे कह दीजिए। मैं अभी अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। अरे रे, मुझे लगता है कि दामाद जी आपको मेरी बातें बुरी लग गई। मैंने तो बस एक बेटे के नाते आपसे ये चीजें कही हैं, लेकिन अफसोस आपने मुझे अपनी माँ नहीं माना। अगर आप मुझे अपनी माँ मानते तो शायद मुझसे इस तरह से बातें ना करते। और दामाद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ ने आपसे एक कप चाय बनाने को कहती तो आप क्या करते? इतना बोलकर रिंकी की माँ रोने लगती है। ये देख रिंकी को बहुत बुरा लगता है और वे अपने पति को खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, अमित, मैंने और मेरे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, तुम्हें बेटे की तरह सम्मान दिया, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, हमारे घर का खाना खा रहे हो, हमारे दिए हुए कपड़े पहन रहे हो, हमारे घर में सो रहे हो, और फिर भी तुमने मेरी माँ के साथ ऐसी बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जिस रिंकी के लिए अमित घर जमाई बना था, आज वही रिंकी उसे घर जमाई बनने का ताना दे रही थी। ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोल पाता और माफी मांगकर वहाँ से रसोई घर में चाय बनाने के लिए चला जाता है। अमित चाय बनाकर जैसे ही आता है तभी वहाँ पर रिंकी की सास की कुछ सहेलियां घर आ जाती है और अमित को देख बोलती है, अरे रिंकी बेटा, तुम्हारी माँ ने तो अपने घर में बड़े ही स्मार्ट नौकर रखे हुए हैं। कहाँ से लाई आखिर तुम्हारी माँ इतना सुंदर नौकर? हमें भी दिला दो। अरे यार, ये कोई नौकर नहीं बल्कि मेरा दामाद है। घर जमाई है ना, हमारे ही टुकड़ों पे पलता है। और तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने अमीर हैं और ये एक गरीब है, और मेरी बेटी को इस गरीब से प्यार हो गया और बेटी के आगे मुझे झुकना पड़ा।
इसलिए हमने भी एक शर्त रखी थी, अगर तुम घर जमाई बनने को तैयार हो तो हम अपनी बेटी से शादी तुम्हारी करवा देंगे। अब लड़के का लालच तो देखो, फटाक से हाँ कर दी इसने, तभी तो हमारे घर में रहता है। अभी खाली बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज दामाद के हाथ की चाय पी ली जाए। ये सब सुन अमित को बर्दाश्त नहीं होता। बस बहुत हो गया और बहुत करवा ली मैंने अपनी बेइज्जती। मैं यहाँ शौक से घर जमाई बनकर नहीं बैठा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता था। इस बात का आपने और आपकी बेटी ने नाजायज फायदा उठाया। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे, उसके बाद मेरी जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने माँ बाप का दर्जा आप लोगों को दिया। पर आप लोगों ने क्या किया, मुझे घर जमाई से घर जमाई पति और उसके बाद एक नौकर बना दिया। क्या एक दामाद की यही इज्जत होती है अपने ससुराल में? अगर इसे आप लोग इज्जत कहते हैं और मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों का ये एहसान नहीं चाहिए। और तुम रिंकी, अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। इतना बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। माला देवी एक छोटे से गांव में अपनी बहू पायल और बेटा मनोज के साथ रहा करती थी। पायल, जो कि एक संस्कारी बहू थी, उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी थी। ऐसे ही एक दिन माला अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू, शादी को तो साल हो चुका है, लेकिन तूने अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी मुझे दादी बना दो, फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अकेले संभालना और मैं तुम दोनों के बच्चों को संभालूंगी। माँ, ये सब तो भगवान जी के हाथ में। हम सभी को 1 साल हो गया, लेकिन वो खुशी नसीब नहीं हुई। देखते हैं भगवान जी कब मेहरबान होते हैं। चल अब ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। भगवान जल्द ही तेरी गोद हरी कर देंगे। मैं कल खुद मंदिर जाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहू की गोद जल्द ही हरी कर दे। भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। समय ऐसे ही बीतता जाता है। माला मंदिर जाकर भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द वो दादी बन जाए। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। ये सब देखकर माला उसे पास के हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि पायल पेट से है। ये खबर सुनकर माला बहुत खुश होती है और खुशी के मारे आसपास के सभी लोगों को मिठाई बांटना शुरू कर देती है। अरे ये लो चंपा की मम्मी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। खूब आशीर्वाद देना मेरी बहू को। काफी समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई है। हमारे घर का पहला बच्चा है। खूब सारी दुआएं देना तुम। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। भगवान करे कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और जल्द ही तुम्हारी बहू को एक सुंदर और तंदुरुस्त बच्चा हो। हमारी पूरी दुआएं तुम्हारी और तुम्हारी बहू के साथ रहेंगी। माला मिठाई लेकर अब दूसरे घर जाती है। वहाँ जाकर माला कहती है, अरे ओ कालिया की मम्मी, कहाँ है? ये ले मिठाई। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। इसी खुशी में मिठाई बांट रही हूँ पूरे मोहल्ले में। और मेरी बहू को खूब सारी दुआएं और आशीर्वाद देते रहना तुम लोग। अरे बहन माला, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये खुशी की खबर सुनकर तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। भगवान करे तुम्हारे घर में आने वाला पोता हो या पोती दोनों स्वस्थ रहे और तुम्हारी बहू भी स्वस्थ रहे। और 2 मिठाइयों से काम नहीं चलेगा, 4-5 मिठाइयाँ दो। अरे ले ना, तू मुंह भर ले अपना मिठाई से। बहुत खुश हूँ आज मैं। आज तुझे जितनी मिठाइयाँ खानी है तो उतनी खा ले। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। ऐसे ही एक दिन माला अपने घर में छोटे बच्चों का खूब सारा पोस्टर लगा देती है और अपनी बहू का खूब ख्याल रखती है। पायल किचन में खाना बनाई रही थी। ये देखकर माला उसे कहती है, अरे बहू, तुझे किसने कहा था ये सब करने के लिए? जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी। मैं तुझे कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती। बस तू समय से खाया कर, पिया कर और सोया कर। और हाँ, समय बच जाए तो एक्सरसाइज वगैरह भी कर लिया कर। माँ जी, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत काम करना भी जरूरी है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। हाँ, तो काम करने के बजाय एक्सरसाइज कर और ताजे फल खाया कर, समय पर सोया कर। और हाँ, कल अस्पताल जाना है, तैयार हो जाना सुबह। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए ना, मनोज जी के साथ मैं चली जाऊंगी। आप क्या क्या करोगे? घर का काम और हॉस्पिटल लेकर जाना मुझे। इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी तेरे साथ।
अच्छा माँ जी चलिए ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और एक दिन पायल के फोन पर फोन आता है। उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर माला उससे कहती है, क्या हो गया बहू, तू ठीक है ना? तू उदास नजर आ रही है मुझे। माँ जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। मैं अपनी माँ जी के पास जा रही हूँ। अरे बहू तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मनोज तेरी माँ को देख आएगा। ऐसी हालत में तुझे कहीं नहीं जाना, वैसे भी तेरा 9वां महीना लग चुका है। मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कम से कम मेरे मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने उन्हें देखा नहीं। पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, मनोज से कहकर मैं कल की टिकट बनवा देती हूँ और मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। ऐसी हालत में तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। आप बहुत अच्छी है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं तेरी सास हूँ और मुझे ना शुक्रिया मत बोल। मैं तुझे इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई थी। तेरी हर खुशी और गम का ख्याल रखना है मुझे। मनोज माला और पायल दोनों की ही टिकट बुक कर देता है। दोनों सास बहू मिलकर रेलवे स्टेशन पर जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेन आती है। दोनों ट्रेन में बैठ जाती है। उनके गांव से पायल के मायके तक का सफर पूरे 18 घंटे का रास्ता है। ज्यादा लंबा सफर होने के कारण दोनों सास बहू अपनी पूरी व्यवस्था करके आती हैं। ऐसे ही रात के समय में पायल के पेट में बुरी तरह से दर्द होने लगता है और ये दर्द लेबर पेन जैसा था। वो अपनी सास को जगाती है। ट्रेन में बहू का लेबर पेन शुरू हो जाता है। ये देखकर माला बहुत घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आसपास भी कुछ औरतों को इस बारे में वो बताती है, जिसके बाद माला अपनी बहू से कहती है, इसीलिए कहा था बहू कि ट्रेन में सफर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि तेरा पूरा समय चल रहा है। तू अपनी जिद पे आ गई थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक काम कर कि लंबी लंबी सांसें ले तू। माँ जी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। हौसला रख बहू, सब ठीक होगा। पायल के चिल्लाने की आवाज सुनकर ट्रेन में एक बूढ़ी औरत थी जो कि माला और पायल के पास आती है। बूढ़ी औरत पेशे से एक दाई माँ थी। ये देखकर बूढ़ी अम्मा माला से कहती है, अरे तुम्हारी बहू को तो अभी बच्चा होने वाला है, ज्यादा समय नहीं है अब इसके पास। बच्चा पूरी तरह से नीचे आ चुका है। मैं तो कहती हूँ इसकी डिलीवरी इसी ट्रेन में करवानी होगी। लेकिन ये सब कैसे होगा अम्मा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तू चिंता मत कर, मैं एक दाई हूँ, तेरी बहू की डिलीवरी मैं करवा दूंगी। बूढ़ी अम्मा और माला मिलकर ट्रेन में ही पायल की डिलीवरी करवा देते हैं। पायल एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। थोड़ी देर बाद पायल को भी होश आ जाता है। किसी तरह से पायल और माला का स्टेशन आ जाता है। वो दोनों बच्चा लेकर पायल के मायके जाते हैं। अब पायल की माँ की तबीयत में भी सुधार आ जाता है और कुछ दिनों बाद पायल अपनी सास और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। माला देवी एक छोटे से गांव में अपनी बहू पायल और बेटा मनोज के साथ रहा करती थी। पायल जो कि एक संस्कारी बहू थी, उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी थी। ऐसे ही एक दिन माला अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू शादी को तो साल हो चुका है, लेकिन तूने अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी मुझे दादी बना दो, फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अकेले संभालना और मैं तुम दोनों के बच्चों को संभालूंगी। माँ ये सब तो भगवान जी के हाथ में। हम सभी को 1 साल हो गया लेकिन वो खुशी नसीब नहीं हुई। देखते हैं भगवान जी कब मेहरबान होते हैं। चल अब ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। भगवान जल्द ही तेरी गोद हरी कर देंगे। मैं कल खुद मंदिर जाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहू की गोद जल्द ही हरी कर दे। भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। समय ऐसे ही बीतता जाता है। माला मंदिर जाकर भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द वो दादी बन जाए। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। ये सब देखकर माला उसे पास के हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि पायल पेट से है। ये खबर सुनकर माला बहुत खुश होती है और खुशी के मारे आसपास के सभी लोगों को मिठाई बांटना शुरू कर देती है। अरे ये लो चंपा की मम्मी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। खूब आशीर्वाद देना मेरी बहू को। काफी समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई है। हमारे घर का पहला बच्चा है।
खूब सारी दुआएं देना तुम। चलो अच्छा है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। भगवान करे कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और जल्द ही तुम्हारी बहू को एक सुंदर और तंदुरुस्त बच्चा हो। हमारी पूरी दुआएं तुम्हारी और तुम्हारी बहू के साथ रहेंगी।